हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज है संडे 17 अगस्त। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन होगा। 11 से लेकर 17 अगस्त तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। तो शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, तुर्कियों में रहा डार्डानेल्स स्ट्रेट किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है? डार्डानेल्स स्ट्रेट की बात करें तो ये सी ऑफ मार्मरा और एजिन सी को आपस में कनेक्ट करता है। तुर्की के पश्चिम में हमें दो वाटर बॉडी देखने को मिलती है। एक यहां पर ये जो आप क्षेत्र देखेंगे ये है मार्मरा सागर, और इस तरफ आप आएंगे तो ये आपको एजिन सी देखने को मिलेगा। और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, डार्डानेल्स स्ट्रेट इसे कहा जाता है। इस पर तुर्की का कंट्रोल है। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि तुर्कियों के पश्चिम में एक प्रांत देखने को मिलता है तुर्की का, कानाकाले प्रांत या प्रोविंस। यहां पर क्या हुआ कि जंगलों में आग लग गई थी। इसके कारण तुर्की ने डार्डानेल्स स्ट्रेट को टेम्पररी बंद कर दिया था, ताकि यहां से जितने भी शिप्स गुजरती है, चाहे वो यात्री हो चाहे ट्रेड के लिए हो, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो टेम्पररी इस स्टेट को अभी ब्लॉक कर दिया था तुर्की ने। अगर आप यहां पर देखें तो यह है कानाकले प्रोविंस जहां पर आग लगी थी, और इसी से लग के हमें यह स्ट्रेट देखने को मिलता है जिसका नाम है डार्डानेल्स स्ट्रेट। इसलिए अभी डार्डानेल्स स्ट्रेट सुर्खियों में था। स्टेट ऑफ गालीपोली के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। तुर्की का कंट्रोल है। तुर्की के नॉर्थ वेस्ट में यह स्ट्रेट देखने को मिलता है। दो सी को कनेक्ट करता है, मार्मरा सी और एजिन सागर, और दो प्लेस को अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। तुर्की एक ऐसा देश जिसका कुछ पार्ट एशिया में है और कुछ पार्ट यूरोप में देखने को मिलता है। इसकी कैपिटल अंकारा है। तैयब एर्दोगन इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं, और टर्किश लीरा यहाँ की ऑफिशियल करेंसी पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखिएगा। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इस बुक को लिखा है भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने। डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनके द्वारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नाम की बुक लिखी गई, जो कि अगस्त के एंड में इस महीने रिलीज होगी, लॉन्च होगी। इस बुक में यह बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से चेंज किया है, क्या प्रभाव पड़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भारत की सोसाइटी पर। तो इन सभी के बारे में इस बुक में बताया गया है डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा। भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनके पहले भारत के चीफ जस्टिस के पद पर थे यू ललित, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको रिप्लेस किया था डी वाई चंद्रचूड़। और 2024 में जब डी वाई चंद्रचूड़ रिटायर हुए तो 51वें मुख्य न्यायाधीश बने संजीव खन्ना। वर्तमान में गवई जी भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं। नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर किन दो देशों के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? नागोर्नो काराबाख रीजन ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है दो देशों के मध्य में। ये दो देश है अजरबैजान और आर्मेनिया। देखिए, अगर हम अजरबैजान और आर्मेनिया की बात करें और नागोर्नो कराबाख रीजन की बात करें, तो ये नागोर्नो कराबाख रीजन हमें अजरबैजान में देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अजरबैजान में ये रीजन तो है, लेकिन यहां पर जो मोस्टली पॉपुलेशन है ना, वो आर्मेनियन पॉपुलेशन है। आगे बात करेंगे तो साउथ वेस्ट अजरबैजान में देखने को मिलता है नागोर्नो कराबाख एरिया। ये एक विवादित क्षेत्र रहा है। इसके मध्य में आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य में काफी बार युद्ध हुआ है। अब इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने एक शांति समझौता किया है। 40 साल से इस एरिया को लेकर दोनों देशों के मध्य में विवाद है। देखिए, वैसे नागोर्नो कराबाख रीजन है तो अजरबैजान का, लेकिन क्योंकि यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन क्योंकि आर्मेनियन है, तो जब अजरबैजान का आर्मेनिया से युद्ध हुआ तो जो आर्मेनियन पॉपुलेशन है ना नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर, इन्होंने आर्मेनिया का साथ दिया। तो आर्मेनिया ने क्या किया कि कब्जा कर लिया इस रीजन पर। आगे चलकर 1988 से 1994 के बीच में नागोर्नो कराबाख वॉर में आर्मेनिया जीत गया और एरिया पर अपना कब्जा कर लिया।
आगे चलकर 2020 में सेकेंड वॉर हुआ दोनों देशों के मध्य में, और अजरबैजान ने क्या किया कि नागोर्नो काराबाख रीजन का 72% एरिया कैप्चर कर लिया, और आगे चलकर 3 साल बाद पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया फिर से अजरबैजान ने। हालांकि वो अजरबैजान की बाउंड्री के अंदर है, पर अजरबैजान ने फिर से कब्जा कर लिया, और यहां पर जो लोकल गवर्नमेंट चल रही थी, जो कि आर्मेनियन सपोर्ट से चल रही थी, उसको बर्खास्त कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मुद्दा था, लेकिन अभी ये अजरबैजान के पास था, पर डिस्प्यूट तो है ही दोनों देशों के मध्य में। तो इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया ने एक शांति समझौता किया है हाल ही में। आर्मेनिया एशिया की कंट्री है, येरेवन इसकी कैपिटल है, और अगर अजरबैजान की बात करें तो ये भी एशिया का देश है जिसकी कैपिटल है बाकू। इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे लोकसभा में पास किया गया है, किस पुराने एक्ट को रिप्लेस करेगा? इनकम टैक्स बिल 2025, इसे लोकसभा में भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और ये फाइनली लोकसभा में पास हुआ। अगर ये कानून बन जाता है तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। भारत में अभी तो जो इनकम टैक्स बिल चल रहा है, जो एक्ट है ना, वो 1961 का है। इसको रिप्लेस करने के लिए इनकम टैक्स बिल 2025 लाया गया है। पुराने बिल को रिप्लेस करेगा। पुराना बिल काफी टफ था, काफी सारे सेक्शंस थे, इनको छोटा किया गया है, सिंपल बनाया गया है नए इनकम टैक्स बिल 2025 को। देखिए पहले क्या होता था, दो टर्म्स चलते थे, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जिसमें आपने एक फाइनेंशियल ईयर में आपने पैसा कमाया, और असेसमेंट ईयर जिसमें आपने उसका टैक्स भरा, मतलब अगले साल भरते हैं ना टैक्स, तो हम पिछले साल का। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो अब इन दोनों टर्म को हटाकर एक ही नाम कर दिया गया है टैक्स ईयर। अब 2025-26 में जैसे पैसा कमाया एक फाइनेंशियल ईयर में, और उसका टैक्स जब भी भरा, तो ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर जो है ना, वो टैक्स ईयर ही कहलाएगा। इस तरीके से इसे सिंपल किया गया है। आईटीआर फाइल करने की डेट के बाद भी रिफंड वापस मिल सकता है। इसके अलावा टैक्स बिल की भाषा को आसान बनाया गया है, बिल को छोटा बनाया गया है। जैसे पहले 819 सेक्शन थे, अब ये हो गए हैं 536 सेक्शन। तो बिल को फाइनली छोटा कर दिया गया। डन। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ऑफर ऑफ द डे आपको यहां पर बता देता हूं। आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आपको 90 डेज का यहाँ पर प्लान मिलता है, डेली स्टडी प्लान मिलता है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और साथ ही साथ अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पर चेक भी कर पाएंगे। तो मेंटरशिप प्रोग्राम सभी एग्जाम के लिए आपके लिए अवेलेबल है। आप इसे काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मेंटरशिप प्रोग्राम की लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए। और कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। आगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 2025 का इक्वेटर प्राइज भारत में किस संस्था को दिया गया? इक्वेटर प्राइज ये दिया गया है भारत की एक संस्था को, जिसका नाम है बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये अवार्ड देता है। इस बार 10 संस्थाओं को यह अवार्ड दिया गया, 10 ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इन 10 ऑर्गेनाइजेशन में से एक इंडिया की, और ये कौन सी है? तो ये है बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप। अवार्ड जो है फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, विमेंस और यूथ एम्पावरमेंट के लिए बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया। अच्छा, अवार्ड क्या है? इक्वेटर अवार्ड। इक्वेटर अवार्ड है ना, इक्वेटर बेल्ट के देशों में से किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। इक्वेटर बेल्ट मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो देश हैं, उनमें से किसी संस्था को दिया जाता है। एक इंटरनेशनल अवार्ड है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसी किसी भी संस्था को, कम्युनिटी को यह अवार्ड दे सकती है जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए काम किया हो, गरीबी कम करने के लिए प्रयास किए हो, यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम किया हो, तो ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया जा सकता है। हर 2 साल में दिया जाता है। 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। 10 संस्थाओं को 2025 में दिया गया। इनमें से इंडिया की एक है बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप। भारत सरकार ने हाल ही में टाटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना के लिए ऑलमोस्ट 8,146 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह परियोजना किस राज्य में बनाई जाएगी? टाटो सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है शियोमी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एक रिवर बहती है शियोम रिवर। इस रिवर पर टाटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 8,146 करोड़ 21 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है। प्रोजेक्ट को बनने में अभी समय लगेगा, 6 साल का समय लगेगा प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट होने। तो अरुणाचल प्रदेश के शियोमी डिस्ट्रिक्ट में 8,146 करोड़ की परियोजना है। 700 मेगावाट इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता होगी। शियोम रिवर पर यह बनाया जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी। इसके पहले टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी अनाउंस किया जा चुका है। ये जो टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये शियोम रिवर की सहायक नदी यारजेप रिवर पर बनाया जाएगा और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 186 मेगावाट होने वाली है। तो दोनों हैं, याद रखिएगा। जो लेटेस्ट है वो टाटो सेकेंड है, टाटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है? इंडिया ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद शहर को नामित किया है। देखिए, यहां पर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इंडियन ओलंपिक टीम ने अभी क्या किया कि ऑफिशियली 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए इंडिया की बोली को मंजूरी दी है। अब इंडिया अपना बिड प्रपोजल 31 अगस्त तक सबमिट करेगा। अगर इंडिया को मेजबानी मिलती है तो 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो इंडिया में आयोजित किए जाएंगे और ये आयोजित किए जाएंगे अहमदाबाद में। वैसे 2026 का नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत की गई थी, तब ये कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। अगर 2030 में इंडिया को मेजबानी मिलती है तो कॉमनवेल्थ गेम्स कहां आयोजित किए जाएंगे? ये आयोजित किए जाएंगे अहमदाबाद में। इसके बाद आइए, 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 15 अगस्त 2025 को इसरो का स्थापना दिवस मनाया गया। 2025 में इसरो का 56वां स्थापना दिवस था। देखिए, इसरो की बात करें, भारत की एक नेशनल स्पेस एजेंसी है। इंडिया के जितने भी स्पेस प्रोग्राम हैं वो सभी इसरो के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी पहली बार। विक्रम साराभाई ये इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। 2025 में इस साल 15 अगस्त को इसरो का 56वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। इसरो के पहले इंडिया के जितने भी स्पेस प्रोग्राम होते थे वो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के द्वारा किए जाते थे। इस संस्था की स्थापना 1962 में की गई थी और उसके बाद 1969 में स्थापित कर दिया गया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में है और वी नारायणन वर्तमान में इसके अध्यक्ष के पद पर है। फरवरी 2025 में ही इन्होंने ज्वाइन किया है इसरो का अध्यक्ष पद। तो इसरो का 56वां फाउंडेशन डे मनाया गया 15 अगस्त 2025। क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम। इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है पंजाब सरकार को। देखिए, पंजाब के बारे में सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा ड्रग्स की चपेट में है पंजाब, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान से इलीगल ड्रग्स काफी सप्लाई की जाती है। और अब जो ड्रग्स तस्कर है ना, उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है, ड्रोन्स के माध्यम से इन ड्रग्स को भेजा जा रहा है पंजाब। तो पंजाब में ड्रग्स का यूज लगातार बढ़ता जा रहा है, काफी सिटीज में ड्रग्स का नेटवर्क है। तो इसको तोड़ने के लिए पंजाब सरकार ने क्या किया है, पंजाब पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि इस पूरे रैकेट को तोड़ा जा सके। और इस सिस्टम का या इनिशिएटिव का नाम है बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम। ये जो ड्रोन्स आएंगे सीमा पार करके उनकी ये निगरानी करेगा और इन्हें पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर इसे डिप्लॉय किया गया है।
3 एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किए गए हैं पंजाब से लगने वाली पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पर। इससे स्मगलिंग को रोका जा सकेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी भी मजबूत होगी और पंजाब में स्पेशली जो ड्रग्स की समस्या है उसे खत्म करने में पंजाब सरकार यहां पर काम कर रही है। ठीक है, तो बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है किसने? पंजाब सरकार ने। तुवालू देश कहां पर स्थित है जो कि कुछ समय पहले चर्चा में रहा? तुवालू कंट्री ये देखने को मिलती है पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन का एक देश है तुवालू देश। रिसेंटली हुआ यह है कि यह समुद्र के बीच में आइलैंड कंट्री है और एक अजम्पशन है कि भाई आगे आने वाले 25 साल में तुवालू देश पूरी तरीके से समुद्र में डूब जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है जिसके कारण समुद्री जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए तुवालू के जो लोग हैं ना अब ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करेंगे, है ना। पूरे देश के जो लोग हैं वो प्लान्ड उनका माइग्रेशन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में और 2025 से ये माइग्रेशन इस साल शुरू हो गया है। 11,000 की आबादी है तुवालू कंट्री। हर साल 280 तुवालू सिटीजन को ऑस्ट्रेलिया अपने यहां पर लेगा, उनको बसाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया और तुवालू देश के मध्य में ये ट्रीटी हुई है और ऐसा करने वाला तुवालू दुनिया का पहला देश बनेगा जो अपने सारे सिटीजन को प्लान माइग्रेट करवाएगा किसी और देश। 2023 में तुवालू और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में फालेपिली यूनियन ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके तहत तुवालू के जो नागरिक है वो स्टेप बाय स्टेप माइग्रेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। हर साल 280 तुवालू सिटीजन ऑस्ट्रेलिया में ले जाकर बसाए जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले 25 सालों में जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं पैसिफिक ओशियन का एक देश है, ये आइलैंड कंट्री है। अगर आप यहां पर देखेंगे ना तो छोटे छोटे आइलैंड पर बसा हुआ देश है। 9 आइलैंड से मिलकर बना है पैसिफिक ओशियन में और 11,000 की इसकी आबादी है। पुनाफुटी इसकी कैपिटल है तुवालू देश की। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। भारत में युवाओं के अधिकारों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए युवाओं के इश्यूज और उनकी समस्या के प्रति देश, जितने भी देश है दुनिया के, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को। यूनाइटेड नेशन के द्वारा सबसे पहली बार 1999 में इसे मान्यता दी गई और नेक्स्ट ईयर मतलब 12 अगस्त सन 2000 को पहली बार इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया। 2025 में यूथ एडवांसिंग मल्टीलैटरल कॉपरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप, यह थीम है इंटरनेशनल यूथ डे की। 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? इंडिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन यह हो गई है नागपुर पुणे वंदे भारत ट्रेन या वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अगस्त 2025 में नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन किया। ये जो ट्रेन है ना टोटल 881 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी, तो इंडिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन बनेगी नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। वैसे वंदे भारत ट्रेन की बात करें, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, 160 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम स्पीड से ये चल सकती है। सबसे पहली बार 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी नई दिल्ली से लेकर वाराणसी तक। यह पहली वंदे भारत ट्रेन थी, तब वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर इसे नाम दिया गया वंदे भारत। अभी इंडिया में 71 वंदे भारत ट्रेन प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रही है, अभी चल रही है 71। भारत में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में है, यह वंदे भारत कोच का निर्माण करती है। क्वेश्चन हमारा इंडिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन से है, तो यह है नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में इंडिया का पहला मेडल आज तक का जीता है रमेश बुदिहाल ने। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए रमेश बुदिहाल किस खेल से संबंधित है, तो भारत के सर्फिंग खिलाड़ी। आपको पता है समुद्र में एक स्लेट होती है, एक छोटा सा बोट जैसा होता है ना, एक बेस होता है, इस पर सर्फिंग की जाती है समुद्र में।
तो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 का अभी अगस्त मंथ में आयोजन किया गया तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। इंटरेस्टिंग यह है कि एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप पहली बार ही इंडिया में आयोजित की गई है और पहली बार इस पूरी चैंपियनशिप में आज तक जो पहला मेडल आया है वो रमेश बुदिहाल ने जीता है। ओपन मेंस कैटेगरी में इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। आज तक का इस प्रतियोगिता में इंडिया का पहला कोई भी मेडल कौन लेकर आए? रमेश बुदिहाल। ठीक है, पहली बार है जब एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप इंडिया होस्ट कर रहा है, क्योंकि एशियन सर्फिंग फेडरेशन और सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। पहली बार 2019 में एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी मालदीव में, और जो लास्ट एडिशन था 2024 का, इसका आयोजन भी मालदीव में ही किया गया था। एशियन सर्फिंग फेडरेशन और नेशनल सर्फिंग जो फेडरेशन है वो मिलकर इसका आयोजन करवाते हैं संयुक्त रूप से। जिस भी देश का सर्फिंग फेडरेशन होता है वो संयुक्त रूप सर्फिंग चैंपियनशिप है और हर साल इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार इंडिया में तमिलनाडु में। टेंगोस टेडोंग लोह रूम फाउथ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? टेडोंग लोह रूम फाहुत एक फेस्टिवल है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर काफी एक इनकी धार्मिक मान्यता है। सिक्किम में एक जनजाति समुदाय है, लेप्चा समुदाय। लेप्चा कम्युनिटी हर साल अगस्त महीने में सिक्किम में सबसे पुराना अपना और एक पवित्र त्योहार मनाती है और इसे ही कहा जाता है टेडोंग लोहरुम फाउथ फेस्टिवल। एक्चुअल में जो नाम रखा गया है ना, एक पर्वत के नाम पर। जो पहला वर्ड है ना टेडोंग, ये एक पर्वत है, एक पहाड़ी है सिक्किम की। सिक्किम की लेप्चा कम्युनिटी में ये मान्यता है कि कभी जब सिक्किम में या उस एरिया में रीजन में बाढ़ आई थी, प्रलय आया था, जल प्रलय, तब सभी जो लेप्चा कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने टेडोंग पहाड़ी पर शरण ली थी और टेडोंग पहाड़ी के कारण ही इनका अस्तित्व बचा हुआ है। तो ये टेडोंग पहाड़ी की पूजा करते हैं, इसके प्रति आस्था रखते हैं और डांस फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। पारंपरिक जो स्थानीय नृत्य नाट्य उनका आयोजन किया जाता है लेप्चा कम्युनिटी के द्वारा। तो सिक्किम में लेप्चा कम्युनिटी बनाती है टेडोंग लोहरुम फाउथ फेस्टिवल, एक धार्मिक फेस्टिवल सिक्किम के लेप्चा कम्युनिटी का। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? जुलाई 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अपने नाम किया है शुभमन गिल ने। शुभमन गिल इंडियन प्लेयर है। आपको पता होना चाहिए कि जो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का आयोजन किया गया था उसमें सबसे ज्यादा रन जो है वो शुभमन गिल ने बनाए और शुभमन गिल का परफॉर्मेंस ऑल ओवर अगर हम देखें तो जुलाई मंथ में काफी अच्छा रहा है। इसीलिए शुभमन गिल को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। ठीक है, आईसीसी जो अवार्ड देती है ना वो पिछले मंथ के परफॉर्मेंस के आधार पर अगले मंथ देती है। तो अगस्त में जुलाई मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। मेंस कैटेगरी में शुभमन गिल को दिया गया। शुभमन गिल 4 बार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीत चुके हैं। जुलाई के लिए भी चौथी बार जीते। वहीं पर अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें, विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें, तो सोफिया डुंकले जो कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं, ये विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ रही है जुलाई मंथ के लिए। हालांकि ये पहली बार ही विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है आज तक। लास्ट मंथ, इसके पहले जो जून मंथ की रैंकिंग आई थी, तो जून मंथ में मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थे एडन मार्कराम जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, और विमेन्स कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया था जून मंथ के लिए विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का हेले मैथ्यूज को। ये वेस्ट इंडीज की प्लेयर है। चर्चित अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमराबाद टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह हमको देखने को मिलता है भारत के तेलंगाना राज्य में। अमराबाद टाइगर रिजर्व देखिए अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि इस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में जो 5 विलेजेस हैं जो वहां के स्थानीय लोगों के हैं उनको रीलोकेट किया जाएगा, दूसरी जगह पर ले जाकर उन्हें बसाया जाएगा। तेलंगाना का एक नागर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट और एक नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों जिलों में फैला हुआ है अमराबाद टाइगर रिजर्व।
यहाँ पर स्थानीय विलेजेस भी इस टाइगर रिजर्व की टेरिटरी में देखने को मिलते हैं। ऐसे 5 विलेजेस को अब तेलंगाना गवर्नमेंट शिफ्ट करेगी नागर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ही दूसरी जगह पर, जो कि टाइगर रिजर्व के बाहर का एरिया है। जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसकी कमेटी ने भी इस प्लान को अप्रूवल दिया है तेलंगाना सरकार को। तो इसीलिए अमराबाद टाइगर रिजर्व सुर्खियों में रहा। अब जब कोर एरिया को खाली किया जाएगा तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत पूरे एरिया को प्रोटेक्टेड घोषित किया जाएगा और टाइगर्स रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर काम किए जाएंगे। भारत का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है अमराबाद टाइगर रिजर्व। यहाँ पर चेंचू ट्राइब निवास करती है, जिनके गांवों को रिलोकेट किया जा रहा है। लोकेशन है तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा, अगर हम टाइगर रिजर्व देखें तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे बड़ा। विश्व अंगदान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर साल मनाया जाता है 13 अगस्त को। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ऑर्गन डोनेशन के प्रति, अंगदान के प्रति लोगों को अवेयर करना, है ना। ऑर्गन डोनेशन के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ये वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 13 अगस्त को यह दिन हर साल मनाया जाता है। आंसरिंग द कॉल 2025 में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की थीम है। भारत में एक नेशनल ऑर्गन डे भी मनाया जाता है, ये 3 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, क्योंकि इंडिया में 3 अगस्त 1994 में भारत में पहला ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया था सक्सेसफुली एम्स दिल्ली में। तो इंडिया में नेशनल ऑर्गन डे इस याद में मनाया जाता है। और जो वर्ल्ड ऑर्गन डे है 13 अगस्त का, उस दिन पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था। जोसेफ मुरी नाम के एक डॉक्टर थे, इन्होंने 1954 में पहली बार किडनी का ट्रांसप्लांट किया था। तो इनके सम्मान में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया। आगे चलकर ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर जोसेफ मुरी, इन्हें 1990 में मेडिसिन का नोबेल भी दिया जा चुका है इनकी उपलब्धि के। ओके, क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे से है, तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। चर्चित टोंगा देश, जहां पर 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया, यह देश कहां पर स्थित है? तो टोंगा देश हमको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर में यह देश देखने को मिलता है। अगर हम लोकेशन देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, या आप एक ट्रेच देखेंगे, ये टोंगा ट्रेच है। यहीं पर एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है टोंगा। अभी यहां पर 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर में है प्रशांत महासागर के, काफी बार बता चुका हूं, तो यहां पर भूकंप आते रहते हैं, इसलिए टोंगा कंट्री अभी सुर्खियों में थी। पैसिफिक ओशन में जो पोलिनेशिया का एरिया है, जो ओशेनिया का एरिया है, उसमें एक और कैटेगरी है, एक और रीजन है पोलिनेशिया, उसका पार्ट है टोंगा कंट्री, और इसकी कैपिटल है नुकुलोफा, टोंगा की कैपिटल है। यहां पर अगर आप ये रीजन देखेंगे तो देखिए, ये पूरा जो एरिया है ना पैसिफिक ओशन का, ये ओशेनिया कहलाता है, और ओशेनिया को 4 अलग अलग रीजन में बांटा जाता है, स्पेशली चार रीजन में। तो ये जो 4 रीजन है ना, इसमें 14 देश आते हैं ऑल ओवर। तो इन 4 रीजन में से अगर हम टोंगा देखें तो हमें यहाँ कहीं टोंगा देखने को मिलेगा, कहां पर है मैप पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ ये देखिए, यहां पर एक टोंगा देश आपको मिलेगा, ये पॉलिनेशिया का पार्ट है, जो रीजन हम देख रहे हैं ना वो पॉलिनेशिया, ओशिनिया के पॉलिनेशिया रीजन में आता है। 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी अपनी शताब्दी वर्ष मनाएगा। यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 में, अंग्रेजों के शासनकाल में। अभी रिसेंटली यूपीएससी ने अनाउंस किया है कि 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी की पहली बार स्थापना की गई थी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेंट्रल भर्ती निकाय के रूप में काम करता है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनमें भर्ती के लिए एक निकाय है यूपीएससी। भारतीय संविधान के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक के प्रावधान यूपीएससी से संबंधित है।
315 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की बात की गई है। पहली बार 1926 में यूपीएससी अस्तित्व में आई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशंस के अंतर्गत ये कार्य करता है। अजय कुमार यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर हैं और पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे जो कि अंग्रेज थे, क्योंकि 1926 में संस्था की स्थापना हुई थी। सुदर्शन चक्र मिशन क्या है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर घोषित किया है? सुदर्शन चक्र मिशन ये एक स्वदेशी मल्टी लेयर एंटी डिफेंस सिस्टम है जिसे हाल ही में सुदर्शन चक्र भारत के पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले से अनाउंस किया। उन्होंने कहा है कि जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने हालात देखे हैं, इंडिया पाकिस्तान के मध्य की जो वॉर देखी है, तो S-400 जैसे जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे इन्होंने काफी हमें बचाया है। तो इन्होंने कहा है, भारत के पीएम ने कहा है कि आगे चलकर हम मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च कर रहे हैं जिसके तहत हम आगे आने वाले 10 वर्षों में मतलब 2035 तक एक स्वदेशी रूप से निर्मित मल्टी लेयर एंटी डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से बना लेंगे। तो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि सुदर्शन चक्र मिशन के नाम से लॉन्च किया गया है। आगे आने वाले समय में और अच्छे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भारत में बनाया जाएगा, स्वदेशी रूप से बनाया जाएगा और फिर उनके माध्यम से एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। 2035 तक यह विकसित कर लिया जाएगा, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना है। इंडिया के जो रेलवे स्टेशन है, जो हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट प्लेसेस है, सार्वजनिक क्षेत्र है, जगह है, कंपनीज है बड़ी बड़ी हमारी, उन सभी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर वेस्ट पेस का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? डॉक्टर वेस्ट पेस हॉकी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक ओलंपिक हुआ था म्यूनिक ओलंपिक 1972 में, इसमें भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उस ब्रॉन्ज मेडल टीम के खिलाड़ी थे वेस्ट पेस। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इंडियन हॉकी टीम में ये मिडफील्डर खिलाड़ी थे। 1996 से 2002 के बीच में इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं और इंडिया के बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के पिता हैं वेस्ट पेस। लिएंडर पेस देखें तो इन्होंने अपने जीवन में 9 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते। किसने? लिएंडर पेस ने। 3 मिक्स डबल, 6 मेंस डबल इन्होंने अपने नाम किए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लिएंडर पेस को 1996 में दिया गया। पद्मश्री 2001 में और पद्म भूषण 2014 में दिया जा चुका है। तो इनके पिता थे वेस्ट पेस जिनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पिता हॉकी के खिलाड़ी और जो बेटे हैं लिएंडर पेस वो टेनिस के प्लेयर हैं, दोनों को याद रखना। गाई जात्रा उत्सव किस देश में मनाया जाता है? गाई जात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है नेपाल में। नेपाल के काठमांडू में स्पेशली से सेलिब्रेट किया जाता है और यहां पर देखिए जो फेस्टिवल है ना, अपने जो पूर्वज हैं, जो फैमिली मेंबर है, जिन जो दिवंगत हो चुके, उनकी याद में ये फेस्टिवल नेपाल देश में मनाया जाता है, गाई जात्रा फेस्टिवल। इसमें जो नेपाल की नेवार कम्युनिटी है उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो गाय का मास्क लेकर काऊ बनकर रैली निकालते हैं, तो इसका नाम ही पड़ा है गाई जात्रा फेस्टिवल। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार गाय जो है वो मृत्यु के बाद है ना स्वर्ग तक ले जाने में मदद करती है, तो ऐसी मान्यता यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी आधार पर गाई जात्रा फेस्टिवल नेपाल में मनाया जाता है। फेस्टिवल की शुरुआत 17वीं सेंचुरी में की गई थी और इस साल ये 10 अगस्त को मनाया गया नेपाल में गाई जात्रा फेस्टिवल। काऊ रैली के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया? इंडिया में पहली बार ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन कंडक्ट की गई है भारत के राजस्थान राज्य में। ड्रोन आधारित आर्टिफिशियल रेन, ठीक है ना। राजस्थान में जयपुर सिटी के रामगढ़ डैम में इसका परीक्षण किया गया। इंडिया का पहला ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन कहां की गई? राजस्थान में। देखिए इसे कहा जाता है क्लाउड सीडिंग।
अभी तक क्या होता है कि क्लाउड सीडिंग के लिए प्लेन्स का यूज किया जाता है, लेकिन पहली बार प्लेन्स की जगह ड्रोन्स का यूज किया गया है राजस्थान में एग्रीकल्चर, क्योंकि देखिए सूखा क्षेत्र है तो यहाँ पर जरूरी है कि बारिश हो। अब बारिश कम होती है, इसीलिए क्लाउड सीडिंग का यहाँ पर पहली बार सफल परीक्षण किया गया ड्रोन्स के माध्यम से। होता क्या है क्लाउड सीडिंग? ऐसे बादल जो कि पानी कर सकते हैं, जो वर्षा कर सकते हैं, मतलब जो गहरे काले बादल होते हैं ना, जिनमें नमी है, जिनमें पानी है, उन बादलों का यूज किया जाता है। देखिए उनमें पानी तो है लेकिन वो बरस नहीं रहे, तो ऐसे बादलों में प्लेन्स के माध्यम से सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल डाले जाते हैं, जिनसे उनके ठंडे होने की प्रक्रिया तेज होती है और वो वर्षा करवाते हैं। लेकिन पहली बार ये काम, अभी तक तो प्लेन्स का यूज किया जाता रहा है, लेकिन अब ड्रोन्स के माध्यम से सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड उन बादलों में डाला गया और उनके माध्यम से कराई गई वर्षा। देखिए उन्हीं बादलों में ये सक्सेस होगा जिनमें पहले से पानी है, जो बारिश करवा सकते हैं लेकिन करवा नहीं रहे, तो उन काले बादलों में इनका यूज किया जाएगा। इसे कहा जाता है क्लाउड सीडिंग। तो ड्रोन्स के माध्यम से पहली बार आर्टिफिशियल रेन करवाने वाला राज्य कौन? राजस्थान। पीएम ई ड्राइव योजना को हाल ही में कब तक बढ़ाया गया है? पीएम ई ड्राइव स्कीम जो कि 2024 में लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसका उद्देश्य था भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना। मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बसेस, है ना, इंजन रेलवे के जो भी है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना पीएम ई ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसे 2024 में लॉन्च किया गया था केवल 2026 तक के लिए, लेकिन अब इस योजना को मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए? मार्च 2028 तक। स्कीम 2026 में खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसे मार्च 2028 तक के लिए बढ़ाया गया। स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने पर सरकार सब्सिडी देती है, पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत। अब देखिए जो सब्सिडी है ना, वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स पर तो 2026 के 31 मार्च को ही खत्म हो जाएगी, लेकिन 4 व्हीलर जैसे बस, ट्रक, एम्बुलेंस, इन पर 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। क्योंकि स्कीम का जो बजट था ना, जब स्कीम लाई गई थी, तो अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक के लिए 10,900 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। ये बजट अभी भी कंटिन्यू है, मतलब बजट का पैसा बचा हुआ है, तो स्कीम को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन 2 व्हीलर 3 व्हीलर पर ये तय समय में खत्म हो जाएगी मार्च 2026 में, लेकिन 4 व्हीलर पर ये मार्च 2028 तक कंटिन्यू रहेगी। पीएम ई ड्राइव स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है ये वाली मिनिस्ट्री। 29 सितंबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो लोकसभा में इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 को पास किया गया। जब ये कानून बन जाएगा तो ये इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। ये अंग्रेजों के शासनकाल का पोर्ट एक्ट है। अब इंडियन पोर्ट्स को और अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके और अच्छी तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जा सके, इसीलिए नया इंडियन पोर्ट्स एक्ट लाया गया है 2025 का, बिल लाया गया है 2025 का। ये जब कानून बन जाएगा तो ये इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में पास होने के बाद, सेंट्रल में प्रेसिडेंट की साइन मिलने के बाद कानून बन जाएगा, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 बन जाएगा और ये रिप्लेस करेगा इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को। क्लियर? तो यहां पर हमने 11 से लेकर 17 अगस्त तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।